नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये एक बायोमोलिक्यूल है और चैप्टर क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसका पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। तो आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन, मतलब किन मॉलिक्यूल्स पे वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। और तीसरा अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कितने ग्रुप्स में अपन ने डिवाइड किया है और उन ग्रुप्स में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को रखा गया है। ठीक है, वैसे अपन पहले से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ये एक अपने फूड का कंपोनेंट है और अपन अपनी जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन पे आते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाउ वी मे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपना फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाउ वी मे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इस वर्ड में अपने पास ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है कार्बो, सेकंड है हाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन सी, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मीन्स H2O। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्बिनेशन है कार्बन और वाटर का। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला है उसमें कुछ कार्बन एटम होते हैं और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब अपन कार्बन और वाटर की रिएक्शन कराएं तब कार्बोहाइड्रेट एज ए प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में, उस केमिकल फॉर्मूले में कुछ कार्बन एटम्स होते हैं और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो अपन लिख सकते हैं CxH2O(Y). मतलब यहाँ X कार्बन एटम्स की नंबर है और Y वाटर के मॉलिक्यूल्स की नंबर है। X और Y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और इनकी जो वैल्यू है वो 1 और 2 नहीं हो सकती है। मतलब X और Y की जो वैल्यू है वो 3 ऑनवर्ड्स होगी, मतलब 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और ये जो नंबर्स है X और Y ये सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। दे में बी सेम, दे में बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो अपना पॉइंट था वो था डेफिनेशन का। तो इसका कंक्लूजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट वो बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O(Y) होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज अ molecule, is a biomolecule which has general formula as CxH2O(Y), where X and Y are positive integers except 1 and 2। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है जिसका जनरल फॉर्मूला CxH2O(Y) होता है। ठीक है, अब अपन इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे। यहाँ X और Y नंबर्स है और इनकी वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन मतलब ये जो अपन ने लाइन बोली है कि कार्बोहाइड्रेट वो बायोमोलिक्यूल है जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O(Y) होता है, ये लाइन किन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं होती है वो एक्सेप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में अपने दो तरह के एक्सेप्शन है। फर्स्ट तो उस कैटेगरी के एक्सेप्शन जिनमें मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसका फॉर्मूला CxH2O(Y) नहीं है। और सेकंड कैटेगरी में वो एक्सेप्शन आएंगे जिनमें फॉर्मूला CxH2O(Y) है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो पहले अपन जैसे देख लेते हैं रेमनोज। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है। शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल नेम होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो अपन कैसे लर्न करेंगे।
ग्लूकोज अपन जानते हैं, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको अपन लिख सकते हैं C6H2O6 लिख सकते हैं। H12 जो है H2 का होल 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 6 आ ही रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसको अपन CxH2O की फॉर्म में लिख सकते हैं। ग्लूकोज में X और Y दोनों 6 है, ठीक है। अब रेमनोज जो है इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है ग्लूकोज से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O5। एक तरह से रेमनोज को अपन डीऑक्सी ग्लूकोज कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 थे, उनमें से एक कम करके अपन ने 5 लिख दिया, तो ये रेमनोज का फॉर्मूला है। अब अपन देख सकते हैं कि रेमनोज को किसी भी तरह से अपन CxH2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसको अपन CxH2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो यहाँ C6 है, ठीक है। अब H12 करने के लिए अपने को H2O6 लेने पड़ेंगे, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। या फिर अपन ऑक्सीजन 5 चाहते हैं तो H2O5 करना पड़ेगा, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5। और ये दोनों फॉर्मूला रेमनोज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। सीधी सी चीज़ है कि H12 के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करना पड़ेगा H2O की फॉर्म में लेने के लिए, या O5 के लिए यहाँ पे H10 होना चाहिए H2O5 करने के लिए, ठीक है। तो अपन रेमनोज को CxH2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो क्वांटिटी है H12O5 ये H2O की फॉर्म में कभी नहीं आ सकती, इसलिए रेमनोज पर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये CxH2O की फॉर्म में नहीं आ रहा। सेकेंड ऐसा एक्सेप्शन इस कैटेगरी में है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज राइबोज जो है, देखो ये आरएनए में पाई जाती शुगर, इसका फॉर्मूला होता है C5H2O5। ग्लूकोज में 6 आते हैं, इसमें यहाँ पे 5 आते हैं, इसको लिख सकते हैं C5H10O5, ठीक है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से कम होगा, तो डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होगा C5H10O4। ये डीऑक्सीराइबोज है। अपन देख सकते हैं कि इसको भी अपन CxH2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये वैल्यू कभी भी H2O की फॉर्म में नहीं आएगी क्योंकि H10 है, तो H2O10 के साथ में ऑक्सीजन 5 होना चाहिए H2O5 करने के लिए, या ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 होने चाहिए H2O4 करने के लिए, ठीक है। तो मतलब C5 हो गया। अब अपन H2O या तो 4 लेते हैं तो ये H8O4 है, ऑक्सीजन कोडिंग आ गई इसके, लेकिन हाइड्रोजन गलत आ गई। अब अपन C5H2O5 लिखते हैं सपोज, तो यहाँ ये H10 हो गया और फिर O5, तो H सही आ गया इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गई। तो किसी भी तरह से अपन H10O4 को H2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शन हो गए, रेमनोज एंड डीऑक्सीराइबोज। एक्सेप्शन किस तरह के कि ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इनको अपन CxH2O की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन सेकंड काइंड के एक्सेप्शंस देखते हैं। उनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला CxH2O की फॉर्म में आता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फर्स्ट सेकंड टाइप एक्सेप्शन है, उनमें पहला अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनॉल, इसका फॉर्मूला अपन सब जानते हैं। मीथ मतलब 1 कार्बन एंड अल मीन्स इट इज एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा HCHO। देखो इसमें 1 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसको अपन C1H2O1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये अपन जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड है तो कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा? तो ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए क्योंकि ये CxH2O की फॉर्म में आ रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसा ही अपने पास एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के साथ होगा, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ तुम देखो तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3+1 4 है और ऑक्सीजन 2 है। तो
इसको अपन C2H2O2 लिख सकते हैं, C2 हो गया, ये H2O होल ट्वाइस हो गया। लेकिन ये भी अपन जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शन हो गए। ये CxH2O की फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और यदि तुम ध्यान दो तो डेफिनेशन में अपन लिखा था X एंड Y कैनॉट बी 1 and 2। वो क्यों लिखा था? वो इसलिए लिखा था क्योंकि जब X और Y 1 आता है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और 2 आता है तब वो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड होता है। इसके बाद जो आएंगे C3H2O3, C4H2O4, वो सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज अपन रखेंगे इनकी नंबर्स, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे सब कार्बोहाइड्रेट है एक्सेप्ट 1 and 2। और ये एक्स वाई अपन सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन 1 और 2 के बाद में। सपोज C3H2O3, C4H2O4, C5H2O5, वो सब कार्बोहाइड्रेट है। अलग अलग भी ले लो, जैसे C5H2O4 वो भी कार्बोहाइड्रेट है, C6H2O4 या C6H2O5, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। H2O की जो नंबर है वो कार्बन से इक्वल होगी या उससे कम होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और उसके एक्सेप्शन, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कितने ग्रुप्स में अपन ने डिवाइड किया है। और ये अपन सब जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए कोई ना कोई बेसिस चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना बेसिस है, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है, और इनमें जो अपना मेन बेसिस है वो है हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराने पे किस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और ये क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की वो है मोनोसेक्राइड, सेकंड है ओलिगोसेक्राइड, ये पहला बेसिस है, इसमें 3 कैटेगरी है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉलीसेक्राइड। अच्छा, अब इनमें वर्ड देख लो, मोनो का मतलब होता है 1 एंड सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, या ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10 और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी का यहाँ से मतलब है मोर देन 10, और सेक्राइड का मतलब शुगर। मतलब इनमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मोनोसेक्राइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, मतलब इसमें और कोई मॉलिक्यूल जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक एंटाइटी होती है अलग। अब ओलिगोसेक्राइड है, इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती है, और पॉलीसेक्राइड इसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो और ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे सिंपल तो यही है, इसमें कोई और कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए नहीं है, तो वो कैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये पेन है, इसको अब ये सिंगल पेन है, इसको तोड़ेंगे तो और पेन कहाँ से आएंगे। अब ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, इसमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ी हुई होती है, इसका मतलब इनका जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वही 2 से 10 मोनोसेक्राइड अपने को मिल जाती है ब्रेक होने के बाद। सपोज ये 2 पेन का कॉम्बिनेशन है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 ही पेन मिलेंगे अपने को, तो ये 2 से 10 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इनको वाटर में ब्रेक करने पे अपने को 2 से 10 सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, सिंपल जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल वो ऑब्टेन हो जाते हैं। इसी तरह से पॉलीसेक्राइड, ये 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड का कॉम्बिनेशन है, तो इनका एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस कराने पर अपने को 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो इनकी ये 3 कैटेगरी हो गई, इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक हाइड्रोलाइसिस के बाद में होगा इनका, ऑन हाइड्रोलाइसिस द मॉलिक्यूल
gives no more simple carbohydrate 2 to 10 molecules of monosaccharides, और यह आ जाएगा मोर देन 10 molecules of monosaccharide। तो ये क्लियर है, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराने पर जो ये जो है ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हैं, ये 2 से 10 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स के देते हैं, और ये 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड के देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अब जो है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन मोनोसेक्राइड्स का। पहले अपन मोनोसेक्राइड देखते हैं। तीन कैटेगरीज है अपने पास, तीनों को अपन एक एक करके देखेंगे। पहले मोनोसेक्राइड, फिर ओलिगोसेक्राइड और फिर पॉलीसेक्राइड। तो पहला है अपने पास मोनोसेक्राइड। ये अपन ने देख लिया कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका अपन हाइड्रोलाइसिस से और ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। अब इसके केमिकल फॉर्मुलेशन पे आता है अपन। तो मोनोसेक्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2ON। अपन ने तुम पीछे देखो तो लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट होता है CxH2O, जहाँ X और Y सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब उसका यही है कि यदि दोनों नंबर सेम होगी तो इसका मतलब वो मोनोसेक्राइड है, सीधा सा इसका आइडेंटिफिकेशन है। और अलग अलग होगी ये नंबर तो वो ओलिगो या पॉलीसेक्राइड हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि यदि ये दोनों नंबर सेम होती है तो वो मोनोसेक्राइड है, जैसे 4 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए। और अलग अलग होती है तो वो ओलिगोसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड अलग होता है, उनको अपन ब्रैकेट में एन करके लिखते हैं। तो ये इनका सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है। मान लो किसी फॉर्मूले में दोनों नंबर सेम आ रही है तो वो मोनोसेक्राइड होता है। ये C और H2 के नंबर डिफरेंट आ रही है तो वो ओलिगोसेक्राइड होता है। और ये ब्रैकेट लग के यहाँ पे N लगा दे, जैसे अपन पॉलीमर्स में करते हैं, तो वो पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, अब अपन मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर्स पे आए। तो मोनोसेक्राइड जो है इसका जनरल फॉर्मूला अपन ने देख लिया। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यह है अपने पास पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। इनको अपन एल्डोज बोलते हैं और इनको अपन कीटोज बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी फंक्शनल ग्रुप्स का या सभी अपने पास जितनी भी होमोलोगस सीरीज आती है उनका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल में OH आ जाए तो उसको अल्कोहल कहते हैं अपन, किसी मॉलिक्यूल में CHO आ जाए तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, मोनोसेक्राइड किसको कहते हैं? तो इसमें है कि पॉली हाइड्रोक्सी मतलब मैनी OH ग्रुप प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें हो गया पॉली यानी मैनी हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप प्लस कीटोन ग्रुप। तो सीधा सा हो गया कि एक तो अपन फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं कि जब C और H2O के नंबर सेम आ जाती है तो उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, या अपने पास कोई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दी हुई है और उसमें अपन देखते हैं कि पहले कार्बन पे CHO है और बाकी सभी कार्बन्स पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको भी अपन मोनोसेक्राइड कहते हैं। ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है और बहुत सारे OH ग्रुप है, उसको मोनोसेक्राइड कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि मोनोसेक्राइड होता क्या है। मोनोसेक्राइड एक मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई एक ग्रुप होगा और बहुत सारे OH ग्रुप होंगे।
ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे OH ग्रुप तो होंगे, लेकिन यदि उसके साथ में एल्डिहाइड है तो उसको अपन एल्डोज टाइप का मोनोसेक्राइड कहते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं। और बहुत सारे OH ग्रुप के साथ में यदि कीटोन है तो उसको अपन कीटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। अब मोनोसेक्राइड्स का अपन आगे और टाइप्स देख लेते हैं। हाँ अच्छा, इनकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे अपन ने देखा कि ये दो टाइप के होते हैं, एल्डोज और दूसरा है कीटोज। एल्डोज होता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोज होता है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लेते हैं, जैसे CnH2n, इनकी कार्बन के नंबर फॉर्मूले से पता लग जाएगी। अच्छा, इनमें कार्बन चेन आएगी। फिर अब पहला जो कार्बन है उसको अपन CHO लिखते हैं, एल्डिहाइड है उस पर। लास्ट का जो कार्बन होता है उसको अपन CH2OH लिखते हैं, और बाकी जितने भी कार्बन होते हैं वो CHOH की फॉर्म में आते हैं। अब टोटल कार्बन अपन ने कितने लिए थे, N, उसमें से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो बाकी अब कितने बचेंगे, N-2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास एल्डोज शुगर का। ठीक है, यहाँ पे N के नंबर लिखते रहो तो अलग अलग टाइप की एल्डोज शुगर आ जाएगी। सपोज यहाँ पे 5 लिया है, 3 लिया है, 1 और 2 तो हो नहीं सकता, वो एक्सेप्शन में थे। अब 3 और यहाँ 3 लिया है तो यहाँ 3 - 2 1 हो जाएगा। 4 और 4 लिया है तो यहाँ पर 4 - 2 2 हो जाएगा। 5 और 5 लिया है तो यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पे आते हैं। तो ये अपने को पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, क्रियात्मक समूह समवायी। ऐसे ही एल्डोज और कीटोज भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, मतलब इसमें एल्डिहाइड होता है उसको अपन किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, कीटोन के अंदर। ठीक है, जैसे अपने पहले देखा है आइसोमेरिज में कि ये जैसे कोई एल्डिहाइड है, अभी CH2 को उठाकर अपन यहाँ भेज देते हैं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो ये हो गई अपने पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग आते हैं, उसको अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। और उनमें एक है अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड यदि तुम देखो तो ये फॉर्मूला होता है RCH2CHO। ठीक है, CHO होता है एल्डिहाइड, इसको अपन उठा के यहाँ पे भेज देते हैं तो ये हो जाता है कीटोन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। अब इसी तरह से अपन जैसे एल्डिहाइड से कीटोन बनता है, उसी तरह से एल्डोज से कीटोज बन जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स से। जैसे यहाँ पे इसको अपन फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, ये लास्ट CH2OH है, CHOH N-2 थे, उनमें से एक ले लिया यहाँ पे अब बच जाएगा N-3। अब जैसे इस CH2 को अपन ने यहाँ पे भेजा है, वैसे ही इस CHOH को अपन उठा के यहाँ पे भेज देंगे तो अपने पास कीटोज शुगर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो CH2OH हो जाएगा पूरा, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHOH N-3 और ये CH2OH, फिर वही है, ये इसका सामान्य फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोज। यहाँ पे N की वैल्यू रख कर अपन इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ला सकते हैं। जैसे 3 कार्बन का कीटोज क्या होगा, 3 और 3, यहाँ पे 3 - 3। 4 कार्बन का कीटोज क्या होगा, 4 and 4, तो यहाँ पे 4 - 3 1। 5 कार्बन का कीटोज क्या होगा, 5 and 5, या 5 - 3 2। ठीक है, तो अब अपन इनमें देखते हैं कि मोनोसेक्राइड जो है वो
अलग अलग कार्बन के कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मतलब 3 कार्बन के कौन से एल्डोज कीटोज है, फिर 4 कार्बन का एल्डोज कीटोज, फिर 5 कार्बन का एल्डोज कीटोज, इस तरह से। तो ये जो टेबल है ये मोनोसेक्राइड के लिए है। पहले 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर लिया इनको, कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब जो है अपन मोनोसेक्राइड को आगे और फर्दर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n 3, 4, 5 एंड 6, मतलब इसका फॉर्मूला होगा C3H2O3, फॉर्मूला CnH2n होता है। इसको अपन C3H6O3 भी लिख सकते हैं। यदि N5 है, सॉरी N4 है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा C4H2O4, इसको लिख सकते हैं C4H8O4। N5 है तो फॉर्मूला हो जाएगा C5H2O5, इसको लिख सकते हैं C5H10O5। N6 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा C6H2O6, इसको लिख सकते हैं C6H12O6। तो ये सब डिफरेंट मोनोसेक्राइड के फॉर्मूला है। बहुत सिंपल है कि फॉर्मूला ये है, तो इसमें अपन n की वैल्यू अलग अलग लिखकर ये फॉर्मूले बना सकते हैं। फिर इसका है नेम ऑफ ग्रुप। भाई इस फॉर्मूला का जो ग्रुप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायोज। ट्राई मतलब 3 एंड ओज मतलब मोनोसेक्राइड। 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड ट्रायोज होता है, 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड हो जाएगा टेट्रोज, क्योंकि 4 का मतलब टेट्रा होता है। 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड पेंटोज और 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड हेक्सोज। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि ट्राइसेक्राइड क्या होता है और ट्रायोज क्या होता है। देखो ट्राइसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड का पार्ट है, ट्राइसेक्राइड का मतलब होता है 3 मोनोसेक्राइड, और ट्रायोज का मतलब होता है कि 3 कार्बन का 1 मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इनके स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ एल्डोज के और यहाँ पर कीटोज के। अब तुम एल्डोज में देखो तो इसका फॉर्मूला अपन ने लिखा था अभी पहले, CHOH CHOH N-2 CH2OH, यही लिखा था। तो यहाँ बस n की वैल्यू रखनी है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ N3 है तो ये 3-2, देखो CH और CH2OH, तो ऐसे कैसे आएगा। अब बीच में CHOH 3-2 कितना हो जाएगा 1। इसमें अपन देखते हैं तो ये जो n की वैल्यू है यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4-2 कितना हो जाएगा 2। इसमें अपन n की जगह पर 3 रखते हैं, सॉरी 5 रखते हैं, तो ये CHOH की नंबर हो जाएगी 5-2 3। यहाँ n की जगह पे अपन 6 रखते हैं तो ये जो वैल्यू है CHOH की ये हो जाएगी 6-2 4। ठीक है, और इसी तरह से इनके नाम आएंगे। ये ट्रायोज का एल्डोज है तो इसको अपन लिखेंगे एल्डो ट्रायोज। ये टेट्रोज का एल्डोज है तो इसको लिखेंगे एल्डो टेट्रोज, इसी तरह से। ठीक है, और इनके सबके नाम भी है, ये बायो बैकग्राउंड के बच्चे इनको पता होगा। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड ये बायो बैकग्राउंड के बच्चों को पता होगा। ग्लिसरैल्डिहाइड वही है जो PgAl जिसको अपन बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो केल्विन क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल अपने पास मॉलिक्यूल बनता है वही है। ये इरिथ्रोज है, ये राइबोज है, जो RNA की जो शुगर है वो है, और ये ग्लूकोज है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज किस कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज एक हेक्सोज है और हेक्सोज में भी एक एल्डो हेक्सोज है। ठीक है, तो ये इनके फॉर्मूला है। अपन कीटोज पे आते हैं। कीटोज का जो जनरल फॉर्मूला अपन ने लिखा था CH2OH C डबल बॉन्ड O
CHOH होल N-3 CH2OH। तो यहाँ पर भी अपने को केवल n की वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे n को अपन 3 रखेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, यानी इसका ये आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, ठीक है। ये अपन डिफरेंट काइंड के कीटोज मोनोसेक्राइड्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 - 3 हो जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 4 - 3 यानी 1 और फिर CH2OH। देखो तो सब में वही फॉर्मूला आ रहे हैं, केवल n की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ N5 है तो यहाँ N5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 3 2। तो ये फॉर्मूला बनेगा CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल 5 - 3 2 देन CH2OH, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें देखो कि n की जगह अपन 6 रखेंगे तो ये 6 - 3 हो जाएगा अपने पास 3। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा फिर CH2OH C डबल बॉन्ड O देन CHOH होल 6 - 3 यानी 3 और फिर CH2OH, ठीक है। तो जैसे इनके नाम थे वैसे इनके नाम आएंगे। ये ट्रायोज का कीटोज है तो ये हो जाएगा कीटो ट्रायोज। ये टेट्रोज का कीटोज है तो ये हो जाएगा कीटो टेट्रोज। और इसी तरह इनके नाम देख लेते हैं। ये DH है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो एसीटोन होता है CH3COCH3। इसमें 2 H की जगह पे अपन ने 2 OH ग्रुप्स को जोड़ा है, 2 हाइड्रोक्सी को जोड़ा है, तो इसका नाम हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये और ये एक ही है, ठीक है। ये दोनों आइसोमर है। और तुम देखो तो अपन ये लिखते भी हैं केल्विन साइकिल में और क्रेब्स साइकिल में। यदि तुम देखो तो 1,6 डाई फॉस्फो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और फॉस्फोडाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। वही यही ग्लूकोज में 6 होते हैं कार्बन, उसमें 3 और 3 ये 2 में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसका जो नाम है वो है इरिथ्रोलोज, ये राइबुलोज है और ये है फ्रक्टोज। तो तुमने कई जगह देखा होगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही है, लेकिन अब पता लग गया होगा कि डिफरेंस कहाँ है। डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चर में है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक्सोज है, लेकिन ये एल्डो एक्सोज है ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो कीटो एक्सोज है, ठीक है। तो ये जो सब थे वो मोनोसेक्राइड के बारे में था। और फॉर्मूले तुम देखो तो इतनी बड़ी टेबल नहीं है, फॉर्मूले 2 ही हैं अपने पास। एक तो ये था एल्डिहाइड आइसोमर का और एक ये है एल्डोज का और ये कीटोज का। बस n की वैल्यू चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग इनकी डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है। अब मोनोसेक्राइड के बाद में अपन देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड का कॉम्बिनेशन है। तो जब मोनोसेक्राइड अपन ने पढ़ लिया तो उनको कंबाइन करेंगे तो ओलिगोसेक्राइड बन जाएगा अपने आप। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड में आता है 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड। अब इसमें मान लो 2 मोनोसेक्राइड है तो उसको बोलते हैं अपन डाइसेक्राइड। 3 मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं अपन ट्राइसेक्राइड। इसी तरह से 10 तक मतलब डेकासेक्राइड तक सब ओलिगोसेक्राइड में आते हैं। उनमें से जो अपने कोर्स में है मेनली वो है डाइसेक्राइड, ठीक है। तो डाई में क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट होती है। मतलब अपन दोनों तरह से लिख सकते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड जुड़ के डाइसेक्राइड बनाते हैं, या एक डाइसेक्राइड टूट के हाइड्रोलाइसिस में ब्रेक होके 2 मोनोसेक्राइड बनाता है। और इसका एग्जांपल है जैसे अपन ने लिखा C6H12O6 प्लस C6H12
H2O होल 6 या C6H2O होल 6। अच्छा, तो इनको अपन जोड़ेंगे तो वैसे बनता है C12H2O होल 12, ठीक है। लेकिन इसमें से एक H2O हट गया तो यहाँ रह जाएगा 11। ये एक डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड की पहचान भी है कि H2O जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बन के एटम से एक कम होता है, फिक्स है ये। यदि मान लो दोनों नंबर सेम होती है C और H2O की, तो वो मोनोसेक्राइड है। H2O यदि एक कम है C से तो वो डाइसेक्राइड होता है। H2O यदि C से 2 कम है तो वो ट्राइसेक्राइड होता है, इस तरह से। तो अब तुम देखो कि ये फॉर्मूला जो था अपने पास किसका था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो अपन दोनों ले सकते हैं। यदि मान लो दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लिया है तो ये बनता है अपने पास माल्टोज। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मतलब 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे अपने को। अच्छा, एक अपन ग्लूकोज ले लें और एक अपन फ्रक्टोज ले लें तो ये बनता है सुक्रोज। तो तुम देख लो कि जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज एक था, वैसे माल्टोज और सुक्रोज का फॉर्मूला भी एक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, माल्टोज के एक मॉलिक्यूल में होता है 2 ग्लूकोज, और सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में एक तो ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो ये डाइसेक्राइड थे। अब अपन पॉलीसेक्राइड देखते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है कि 10 से ज़्यादा सेक्राइड जुड़े होते हैं, बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो एक तरह से अपन मान लेते हैं कि हर मोनोसेक्राइड में से एक H2O हट के और फिर बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में पॉलीमर के जैसे जुड़ जाती है। तो इनका जो फॉर्मूला है, एक तो सिंपल सी चीज़ है कि पॉलीमर के जैसे यहाँ पे N लगा हुआ रहेगा। दूसरी चीज़, मोनोसेक्राइड क्या होता है, CnH2O होल N। अब हर मॉलिक्यूल में से सपोज अपन एक H2O हटा रहे हैं तो यहाँ पर ये नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको अपन x मान लेते हैं। तो एक H2O हटने के बाद में ये कितना हो जाएगा, CnH2O n-1। फिर यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, या इसको अपन x मान लें, इसको n मान लेते हैं। तो CxH2X ये एक मोनोसेक्राइड है, इसका अपन पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। तो यहाँ से जितनी भी H2O है उसमें से एक हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो एक H2O हटता है जुड़ने पर, और फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक सिंपल सा इसका वो है पॉलीसेक्राइड का कि एक तो ब्रैकेट के बाहर में यहाँ N लगा हुआ रहता है, और अंदर जो नंबर आती है वो वहाँ H2O नंबर कार्बन से एक कम होगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज क्या होता है, C6H2O6। अब इसमें से एक H2O कम कर दें तो हो जाएगा C6H2O5, देन N। तो ये ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड हो गया, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं C6H10O5 का होल N। अब ग्लूकोज के अलग अलग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज का भी यही फॉर्मूला है। स्टार्च भी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल से जुड़ के बनता है, तो वो भी स्टार्च का फॉर्मूला भी यही है। और ग्लाइकोजन, उसका फॉर्मूला भी यही है। तो ये जो है वो ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड्स हैं। आ गया समझ में? तो अब जैसे अपने को मान लो राइबोज का पॉलीसेक्राइड बनाना है, तो राइबोज का पॉलीसेक्राइड कैसे बनेगा? राइबोज होता है C5H2O5। तो यहाँ से एक H2O कम किया और फिर होल में N लगा दिया, ये पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो अब इनका क्लासिफिकेशन जो था वो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। Carbohydrates are divided into 2 categories. First is reducing sugar and second is non-reducing sugar. शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल नेम है, नॉर्मल वर्ड्स में अपन कार्बोहाइड्रेट को शुगर कह देते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर का मतलब दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, so they reduce failing solution
और टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये अपन एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं। अभी केवल रिएक्शन नहीं देखनी, ये देखना है कि जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन फ्री है तो वो इनका रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलेंस रिएजेंट को, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इनको रिड्यूस करने के लिए। तो जिन कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन है वो भी इनको रिड्यूस कर देंगे, इसलिए उन कार्बोहाइड्रेट्स को अपन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अच्छा, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है, तो वो जब ये फ्री है ही नहीं तो इनका रिड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, इनका रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि ये जो रिडक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन से होता है। अब फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं है तो इनको रिड्यूस कौन करेगा? ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड देखने का है कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होता है। अब अपन ने पहले देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन तो होता ही है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फिर मोनोसेक्राइड जुड़ के डाइसेक्राइड बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, तो उनके साथ में उनके एल्डिहाइड और कीटोन भी उनके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन तो सभी में होता है, लेकिन इनमें फ्री होते हैं और इनमें ये फ्री नहीं होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बॉन्ड के अंदर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल्स अपन जानते हैं कि सभी मोनोसेक्राइड्स में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड्स। एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड की टेबल से आ जाएंगे, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल वहीं से आ जाएंगे जो मोनोसेक्राइड की टेबल में जितने भी अपन एग्जाम्पल लिखे थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, बिकॉज ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। नाउ ऑल, और वो इसलिए है क्योंकि इनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अपन देखते हैं, तो ऑल पॉलीसेक्राइड्स लाइक स्टार्च, जितने भी अपन ने पॉलीसेक्राइड लिखे हैं पीछे, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, वो सब नॉन रिड्यूसिंग में आ जाएंगे। रीजन, क्योंकि अपन ने देखा है कि पॉलीसेक्राइड में ये मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बहुत सारे पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड जुड़ के पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इनके जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है वो